नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि जो हमारी डीजी दुनिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम वाले जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जो हार्डवेयर दिए गए हैं उनकी हम कैसे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कंप्लेन लॉग करते हैं। जो स्कूल पे स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब का उपयोग करके बच्चों द्वारा लैब यूजेस किया जाता है उसे हम कैसे फील करते हैं, और हम जानेंगे कि कैसे हम उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपना टीचर डिटेल्स और स्टूडेंट डिटेल्स फिल कर सकते हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल की, वो ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? वो ऑनलाइन पोर्टल है OPMS। OPMS यानी कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन परियोजना प्रबंधन प्रणाली। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग परियोजनाओं की योजना बनाने, उनको व्यवस्थित करने, ट्रैक करने और सहयोग करने के लिए किया जाता है। जो नॉर्मली हम कागज़ पे करते हैं उस चीज़ को पारंपरिक परियोजना प्रबंधन विधियों के विपरीत यानी कि OPMS में इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। OPMS का उपयोग करके जो आईडी बनी होती है उस आईडी को हम कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल पर इंटरनेट के कनेक्शन होने पर कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं से भी हम उस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। एक ऑनलाइन परियोजना प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है कि परियोजना का जो कार्य प्रवाह होता है उसे सुव्यवस्थित करना, और जो सदस्य होते हैं उनके बीच संचार और सहयोग को बढ़ाना, साथ ही समग्र परियोजना दक्षता में सुधार करना। OPMS जो होता है वो परियोजना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का समर्थन करने के लिए सुविधाओं और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अब बात आती है कि OPMS यानी कि जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसे हम कैसे शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए क्या किया जाता है, एक हमें गूगल क्रोम में जाके एड्रेस बार में लिंक प्रोवाइड की जाती है, उस लिंक को वहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है। हमारा लिंक क्या है जिससे हमारी OPMS जो पोर्टल है वो लॉगिन पेज वहाँ पे ओपन हो जाए। तो हमारा लिंक है http://13.201.205.1/y_admin/login। जैसे ही हम ये एड्रेस बार में डालते हैं और एंटर करते हैं, हमें OPMS का जो प्लेटफॉर्म है लॉगिन पेज वो ओपन होके मिल जाता है। अब लॉगिन पेज ओपन होने के बाद स्कूल के नाम से जो आईडी बनी होगी उस आईडी को वहाँ पे डालना है, और जो पासवर्ड दिया गया होगा उस पासवर्ड को डाल के हमें वहाँ साइन इन करना है। सभी विद्यालयों के लिए अपनी एक आईडी और पासवर्ड बनी हुई है। अभी हमने लॉगिन पेज के बारे में देखा, अब हम देखते हैं डैशबोर्ड के बारे में। OPMS में डैशबोर्ड क्या होता है? OPMS में डैशबोर्ड एक मुख्य इंटरफेस होता है जहां उपयोगकर्ता परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और टूल तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि परियोजना की प्रगति और प्रदर्शन में वास्तविक समय की दृश्यता क्या दिख रही है। साथ ही परियोजना प्रबंधन के लिए प्रभावी निर्णय लेने में भी मदद करता है। OPMS में जो डैशबोर्ड होता है उसमें हमें बाएं तरफ मॉड्यूल प्रदर्शित होते हैं कि हमारे OPMS के अंतर्गत कितने प्रकार के मॉड्यूल हैं, और दाएं तरफ जो है वो हमें ग्राफिकल व्यू प्रदर्शित होते हैं। हमें दिख रहा है कि ऊपर में 4 दाएं तरफ बॉक्स बने हुए हैं जिसमें 4 अलग अलग रंग प्रदर्शित हो रहे हैं, और नीचे हमें 2 ग्राफिकल डेटा प्रदर्शित हो रहा। संतरे कलर के बॉक्स में हमें ICT लैब प्लस स्मार्ट क्लासरूम वाले स्कूलों की संख्या प्रदर्शित होती है। अगर हमारा स्कूल जहां ICT लैब और स्मार्ट क्लासरूम बना हुआ है तो हमें जो है वो संतरे कलर के बॉक्स में संख्या प्रदर्शित होगी। लेकिन अगर हमारे स्कूल में सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम है जहां प्रोजेक्टर और लैपटॉप दिया गया है, उस टाइम पे संख्या जो है गुलाबी कलर के बॉक्स में प्रदर्शित होगी।
फिर हम आते हैं बैगनी बॉक्स में। बैगनी बॉक्स में छात्रों द्वारा वर्तमान में लैब का उपयोग करके और स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग करके पढ़ाई की जाती है, उसका समय बैगनी बॉक्स में प्रदर्शित होता है। अंतिम बॉक्स जो नीले कलर का है, उसमें हमें हार्डवेयर कंप्लेंट की संख्या प्रदर्शित होती है। स्कूल में अगर हार्डवेयर में कोई समस्या है तो हमारे द्वारा उसकी कंप्लेंट लॉग की जाती है OPMS पोर्टल का उपयोग करके। उस स्थिति में नीले बॉक्स में हमें संख्या प्रदर्शित होती है। फिर नीचे में हमें दो ग्राफिकल व्यू दिख रहे हैं, जिसमें से जो पहला है उसमें हमें डीजी दुनिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी प्रोफाइल बनी हुई हैं, चाहे वो हेडमास्टर की हो, प्रिंसिपल की हो, डीजी मित्र की हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की हो या स्टेट कोऑर्डिनेटर की हो, उनकी संख्या हमें उसमें प्रदर्शित होती है। फिर जो दूसरा है उसमें हमें एसेट्स के नंबर, उनका ग्राफिकल व्यू प्रदर्शित हो रहा है। एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब होता है कि जो हमारे स्कूल में हार्डवेयर कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे यूपीएस, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, जो आईसीटी लैब वाले स्कूल्स हैं वहाँ सर्वर, थिन क्लाइंट, टीएफटी, इनकी जो संख्या होती है वो वहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए अलग अलग कलर में जो है वो संख्या प्रदर्शित हो रही है। अगर हमारा स्कूल स्मार्ट क्लासरूम वाला स्कूल है तो हमें सिर्फ प्रोजेक्टर, लैपटॉप और यूपीएस की संख्या वहाँ प्रदर्शित होगी। लेकिन अगर हमारा स्कूल आईसीटी प्लस स्मार्ट क्लासरूम है, उस स्थिति में हमें थिन क्लाइंट, सर्वर और टीएफटी की संख्या भी प्रदर्शित होगी। OPMS में अगला मॉड्यूल है प्रोफाइल मॉड्यूल। प्रोफाइल मॉड्यूल के अंदर हमें क्या क्या जानकारी प्रदर्शित होती है? प्रोफाइल मॉड्यूल के अंदर हमें स्कूल्स में जिनके नाम से आईडी बनी हुई हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और जो आईडी क्रिएट हुई है वो आईडी हमें यहाँ प्रदर्शित होती है। फिर हम आते हैं अगले मॉड्यूल पे, जिसका नाम है स्कूल मॉड्यूल। स्कूल मॉड्यूल के अंदर जो है हमें स्कूल की पूरी जानकारी वो प्रदर्शित होती है, जैसे स्कूल का पूरा नाम, स्कूल का यूडाइस कोड, स्कूल का ESPL कोड, स्कूल किस ब्लॉक में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्कूल आईसीटी लैब है या डिजिटल क्लासरूम वाला स्कूल है, कितने वहाँ आईसीटी लैब और कितने जो है वो डिजिटल क्लासरूम है। हमारा आईसीटी लैब तो एक ही है, लेकिन डिजिटल क्लासरूम जो है वो हमारे 1, 2 और 4, 5 प्रकार के हैं, तो वो कौन से प्रकार वाला है। व्यू बटन पे क्लिक करके वहाँ से हम सारी जानकारी भी देख सकते हैं। अगला मॉड्यूल है लैब एसेट मॉड्यूल। लैब एसेट मॉड्यूल के अंतर्गत एसेट डिटेल्स सब मॉड्यूल हमें प्रदर्शित हो रहा है। इसमें हमें क्या देखना है, जो हमारे स्कूल में हार्डवेयर कंपोनेंट मिले हुए हैं, उन हार्डवेयर कंपोनेंट के सीरियल नंबर जो है यहाँ हमें प्रदर्शित होते हैं। इसमें हमें वो हार्डवेयर किस कंपनी का है, उसका सीरियल नंबर क्या है और वो कौन से क्लासरूम में लगा हो, यानी कि स्मार्ट क्लासरूम में लगा है या आईसीटी पे लगा हुआ है। फिर हमें उसकी अगर बाकी जानकारी देखनी है तो व्यू बटन पे जाके हम बाकी जानकारी देख सकते हैं। और अगर हार्डवेयर चोरी हो गया है या बदला गया है तो उस स्थिति में हम एडिट वाले, यानी कि जहाँ पे हमें अपडेट दिख रहा है, अपडेट में जाके जो हार्डवेयर की स्थिति एक्टिव में है उसे इनएक्टिव पे सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से विकल्प आ रहे हैं। अगर हमारा हार्डवेयर चोरी हो गया है तो उस स्थिति पे चोरी का डालेंगे और आगे उसको प्रोसेस करेंगे। अगर हमारा हार्डवेयर बदला गया है तो उस स्थिति में उसका विकल्प सेलेक्ट करके हम आगे प्रोसेस करेंगे और सेव करेंगे। जैसे ही हम इनएक्टिव पे करते हैं, हमारा जो हार्डवेयर का स्थिति एक्टिव करके शो हो रहा है ग्रीन में, वो इनएक्टिव होने के बाद रेड में प्रदर्शित होती है। अब अगला मॉड्यूल है एसेट कॉल लॉग मॉड्यूल। एसेट कॉल लॉग मॉड्यूल के अंतर्गत हम देखते हैं ऐड कॉल लॉग सब मॉड्यूल। इसमें हमें क्या प्रदर्शित होता है, इसमें हमें जो हमारे स्कूल में हार्डवेयर है, अगर उनमें कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका जो शिकायत है हम यहाँ दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम किस हार्डवेयर में है, उस हार्डवेयर का नाम सेलेक्ट करते हैं। फिर जैसे ही हम हार्डवेयर सेलेक्ट करते हैं, सीरियल नंबर वहाँ पे
खुद ब खुद आ जाता है, हमें सीरियल नंबर वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर हमारे स्कूल में 2 प्रोजेक्टर हैं तो 2 सीरियल नंबर आएंगे, तो हमें जिस प्रोजेक्टर में समस्या है उस प्रोजेक्टर का सीरियल नंबर वहाँ पे सेलेक्ट करना है। सारी जानकारी जो हमसे मांगी गई है उन जानकारियों को भरना है और जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है कि उस प्रोजेक्टर में क्या समस्या आ रही है। हो सकता है प्रोजेक्टर में जो है लैंप जल ना रहा हो, या फिर प्रोजेक्टर जो है वो पावर ऑन ना हो रहा हो, या फिर प्रोजेक्टर में हो सकता है लगातार जो है संतरे कलर की लाइट जल रही हो। तो हमें डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी भरनी है कि हमारे प्रोजेक्टर में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन भरते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उसमें किसी भी तरीके का सिंबल या फिर जो चिन्ह होते हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉट हो गया, पूर्ण विराम हो गया, डैश हो गया यानी कि हाइफन हो गया, इन सारी चिन्हों का प्रयोग हम इस पे नहीं कर सकते हैं। फिर असाइन बाय डालना है, जिनके द्वारा जो है शिकायत दर्ज की जा रही है वो किस डेजिग्नेशन पे है, उनका नंबर क्या है। फिर जैसे ही डिटेल भरते हैं, ऐड टिकट करने के बाद वो शिकायत जो दर्ज की जाती है। फिर हम देखते हैं एसेट कॉल लॉग मॉड्यूल के अंतर्गत कॉल लॉग लिस्ट सब मॉड्यूल। हमारे द्वारा जो शिकायत ऐड कॉल लॉग मॉड्यूल के द्वारा दर्ज की जाती है वो सभी शिकायतें यहाँ हमें सूचीबद्ध प्रदर्शित होती है और हम यहाँ से उस उपकरण की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। अगला मॉड्यूल है टीचर डिटेल्स मॉड्यूल। टीचर डिटेल्स मॉड्यूल के अंतर्गत टीचर फॉर्म का उपयोग करके स्कूल में जितने टीचर नियुक्त किए गए हैं उनकी जानकारी यहाँ भरी जा सकती है। जो जो जानकारी मांगी गई है उस फील्ड में जानकारी भरने के बाद जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे द्वारा भरी गई टीचर्स की जानकारी जो है वो सेव हो जाती है और इसे देखने के लिए टीचर डिटेल्स सब मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। हमारे द्वारा टीचर फॉर्म का उपयोग करके भरी गई सारी जानकारी की जो सूची है वो हमें टीचर डिटेल्स लिस्ट में शो होती है। अगर किसी टीचर द्वारा जॉब छोड़ा गया है या फिर वो रिटायर हो गए हैं या उनका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है, तो अपडेट में जाके हम वहाँ एक्टिव का इनएक्टिव कर देंगे और इनएक्टिव करने के बाद हमें रीज़न सेलेक्ट करना है कि किस रीज़न से जो है वो इस स्कूल में अब नहीं है। अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो ट्रांसफ़र, रिटायर हो गए हैं तो रिटायर, और अगर जॉब छोड़ दिए हैं तो जॉब छोड़ने का जो है विकल्प का चयन करना है और उस डेट का चयन करके हमें सेव करना है। जैसे ही हम सेव करते हैं, जो हमारा एक्टिव थे इस स्कूल में टीचर अब वो इनएक्टिव हो गए हैं। अगला मॉड्यूल है स्टूडेंट डिटेल मॉड्यूल का। स्टूडेंट डिटेल मॉड्यूल के अंतर्गत हमें प्रदर्शित हो रहा है स्टूडेंट लिस्ट सब मॉड्यूल। इस पे हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, हमें दाईं तरफ कोने में ऐड स्टूडेंट डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है डेटा भरने के लिए पूछा जाता है। इसमें हमें पूछा जाता है कि हम जो है कौन से ईयर के लिए भरना चाह रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है 2024-25, तो हम 2024-25 का चयन करते हैं। फिर हमें इसमें पूछा जाता है कि किस क्वार्टर के लिए भरा जा रहा है, जिसमें हमें वहाँ पे डेट दिया गया है कि हमारे कौन सा क्वार्टर चल रहा है। जैसे अभी हमारा चल रहा है 8वां क्वार्टर, जो कि उसका डेट है 12 मई से लेके 11 अगस्त तक के 2024, तो हम वो सेलेक्ट करते हैं। फिर हमें पूछा जाता है किस क्लास के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। फिर हमें पूछा जाता है कि कौन से उस क्लास में सेक्शन के लिए कर रहे हैं। अगर सेक्शन नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ए सेलेक्ट करना है। फिर ए सेलेक्ट करने के बाद हमें पूछा जा रहा है उस क्लास में मेल और फीमेल स्टूडेंट का नंबर। उस क्वार्टर के अंतर्गत जितने स्टूडेंट वहाँ होंगे मेल में और फीमेल में, उनकी संख्या वहाँ पे हमें भरनी है। उसके बाद हमें सेव करना है। सेव करने के बाद जो है हम स्टूडेंट लिस्ट सब मॉड्यूल का उपयोग करके भरी गई जानकारी को देख सकते हैं। अगला मॉड्यूल है लैब यूजेस मॉड्यूल। लैब यूजेस मॉड्यूल के अंतर्गत थ्योरी प्रैक्टिकल मल्टीमीडिया सब मॉड्यूल है। इसका चयन करके हम
विद्यार्थियों द्वारा जो आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम में लैब यूज़ किया जाता है उसकी जानकारी हम यहाँ भरते हैं। उसके लिए जो जो जानकारी हमें मांगी गई है वो जानकारी हम यहाँ भरते हैं। हमें दिनांक पूछा जाता है कि हम किस दिनांक पे लैब यूज़ कराए हैं। फिर हमें पूछा जाता है समय के बारे में कि किस समय पे कराया गया है। कैटेगरी में हमें दिया गया है थ्योरी, प्रैक्टिकल और मल्टीमीडिया। फिर कक्षा के बारे में पूछा जाता है कि किस कक्षा द्वारा लैब यूज़ किया गया है और उस कक्षा में कितने लड़कियों और कितने लड़कों द्वारा जो है लैब का यूज़ किया गया है। फिर आगे पूछा जाता है कि किस टीचर द्वारा जो है वो करवाया गया है। वहाँ पे हम टीचर का नाम जो है सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने टीचर डिटेल्स लिस्ट पे टीचर का नाम नहीं भरा है तो यहाँ पे वो जानकारी हमें शो नहीं होगी। फिर हमें पूछा जाता है कितने नोट का यूज़ करके करवाया गया है। हमारे स्मार्ट क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर और लैपटॉप होता है, इसलिए हमें एक का चयन करना है जब हम प्रैक्टिकल और मल्टीमीडिया कराते हैं डिजिटल क्लासरूम में लैपटॉप और प्रोजेक्टर का उपयोग करके। फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है और उसमें जो फीडबैक आते हैं वो, ये सारी जानकारी भरने के बाद हम सेव करते हैं। जैसे ही हम सेव करते हैं हमारी सारी जानकारी जो है वो सेव हो जाती है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कभी किसी चीज़ में समस्या आती है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9109131320। इससे आप संपर्क करके हमें अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, जिससे हमारे तरफ से मदद हो सकेगी, हम आपको तुरंत दे सकेंगे। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।